अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। वो एक्सरसाइज और इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइजेज और क्लास 9th के बाकी तमाम चैप्टर्स की तमाम एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने तमाम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक्स दे दिए हैं। आपने कोई भी एक्सरसाइज समझनी है, आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं और उस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, ये डेफिनेशन बेस्ड एक्सरसाइज है। जो हमने डेफिनेशन समझी हैं वो अगर हमें समझ आ गई हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है, जस्ट हमने 2 या 3 अल्फाज में इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, अभी हम डायरेक्ट इनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहते हैं फॉलोइंग मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करें, फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग का मतलब होता है मंदरजा झैल, जो नीचे दिए गए हैं। और मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल है, मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रेक्टेंगल शेप में कुछ नंबर्स लिखते हैं, कुछ अदाद लिखते हैं और उनको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं, तो जो हमारे पास बनती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होता है। कहते हैं फॉलोइंग मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद दोनों को इकट्ठा लिखें तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए, इसमें ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम रोज कहते हैं और ये वर्टिकल लाइंस इनको हम कॉलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो रोज की तादाद को हम पहले लिखते हैं 2 बाय, और कॉलम्स की तादाद को हम बाद में लिखते हैं, कॉलम्स भी 2 ही हैं तो 2। ये हमारा इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी। इसमें अगर आप देखें तो एक रो हमारे पास ये है, एक रो हमारे पास ये है, 2 रोज हैं और कॉलम अगर आप देखें तो कॉलम भी हमारे पास 2 ही हैं। तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 बाय 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि पहले आपने रोज की तादाद को लिखना है, उसके बाद कॉलम्स की तादाद को लिखना है। उर्दू में रो को हम कितार कहते हैं और कॉलम को कॉलम ही कहते हैं। तो पहले आपने कितारों की तादाद लिखनी है, फिर आपने कॉलमों की तादाद लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक ही रो है, एक ही कितार है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 बाय। और अगर आप देखें कॉलम तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम है, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 बाय 2। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 3 बाय, और कॉलम अगर आप देखें तो एक ही कॉलम है 3 बाय 1, ये इसका ऑर्डर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज हैं 3 बाय, और कॉलम हमारे पास 1 2 कॉलम्स हैं 3 बाय 2। इस मैट्रिक्स ए का हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एफ मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास रो 1 है और कॉलम भी 1 ही है, क्योंकि मेंबर ही 1 है, तो इसका हमारे पास 1 बाय 1 ये ऑर्डर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जी। इसमें अगर आप देखें तो एक रो हमारे पास ये है, दूसरी रो हमारे पास ये है और तीसरी रो हमारे पास ये है, तो 3 रोज हैं टोटल, 3 कितारें हैं, तो आ जाएगा 3 बाय, और कॉलम अगर आप देखें तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 3 बाय 3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें एच मैट्रिक्स, तो इसमें हमारे पास एक रो ये आ जाएगी, दूसरी रो ये आ जाएगी, टोटल हमारे पास 2 रोज हैं,
तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय, और कॉलम अगर आप देखें तो 1 2 3 कॉलम्स हैं, 2 बाय 3 हमारे पास इस H मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें उसने हमें ऑर्डर फाइंड करने का कहा था, तो हमने तमाम क्वेश्चंस का ऑर्डर फाइंड कर लिया है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने पहले कितारों की तादाद को लिखना है, फिर आपने कॉलमों की तादाद को लिखना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल। असल में ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इधर हमारे पास जगह कम थी तो हमने मैट्रिसेस वर्ड को स्किप कर दिया क्योंकि अंडरस्टूड है मैट्रिसेस की ही बात हो रही है। तो कहते हैं मंदरजा झैल जो आपके पास कॉलम है मैट्रिसेस हैं उनमें कौन से इक्वल है, हमने ये चेक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को समझना है। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन दो शराइत पे खड़ी है। पहली शर्त यह है कि कोई भी दो मैट्रिसेस जिनको आप चेक कर रहे हैं, आपने सबसे पहले यह देखना है कि उनका ऑर्डर सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो इक्वल मैट्रिसेस की पहली शर्त पूरी हो जाएगी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई, अब दूसरी शर्त को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वल मैट्रिसेस की पहली शर्त हमारे पास है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अभी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, उसको समझ लिया है। मतलब कितारों की तादाद, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद दोनों मैट्रिसेस में बराबर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी हमारे पास कंडीशन, दूसरी शर्त यह है कि उसमें मुतनाजरा अरकान बराबर होने चाहिए। मुतनाजरा अरकान जिनको हम इंग्लिश में कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स कहते हैं, उससे मुराद ये है कि इसका पहला उसके पहले के बराबर हो, इसका दूसरा उसके दूसरे के बराबर हो। तो आमने सामने वाले जो अरकान हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बराबर होंगे तो फिर दूसरी शर्त पूरी होगी। तो जब दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, तो फिर हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहला मैट्रिक्स है ए। हम इस ए को सबसे पहले सब के साथ चेक करेंगे कि ये ए किस किस के इक्वल है। उसके बाद बी को चेक करेंगे कि ये किस किस के इक्वल है, फिर सी को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास है 1 बाय 1, क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 1। हमने अब सबसे पहले यह देखना है कि इधर 1 बाय 1 ऑर्डर का कोई और मैट्रिक्स मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 बाय 2। तो इसका मतलब है बी तो ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि पहली जो कंडीशन है ऑर्डर के सेम होने की वही फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ए और बी इक्वल नहीं है। अब सी को चेक करते हैं। सी लिखा हुआ है 5 - 2। यहां आपने ये याद रखना है, ये 5 और 2 इकट्ठे हैं और दरमियान में माइनस है। इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ये एक ही रो में एक ही कॉलम में है, तो 5 - 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट्स C = 3, ये मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब है ये जो A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर था 1 बाय 1 और C मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1 बाय 1 ही है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मुतनाजरा अरकान इक्वल हैं या नहीं। तो इसका पहला रुकन है 3, इसका भी पहला रुकन है 3, तो एक एक ही रुकन है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इधर आपने लिखना है ए इक्वल है सी के, ये हमारा आंसर पहला आ गया। अब हम ए को दूसरों के लिए चेक कर लेते हैं। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाय 2, ये ए के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, ये भी इस दौड़ से बाहर। ई का 2 बाय 2, ये भी उसके इक्वल नहीं है। एफ का ऑर्डर है 2 बाय 1, ये भी उसके इक्वल नहीं है। जी का है हमारे पास 2 बाय 1, ये भी ए के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। एच का 2 बाय 2 है, आई का 1 बाय 2 है, जे का 2 बाय 2 है। तो सी के अलावा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो ए के इक्वल हो। तो इसका मतलब है ए और सी सिर्फ दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो हमारा पहला आंसर ये आ गया।
अब ए को हम साइड पे रख देंगे, बी को सब के साथ चेक करेंगे। तो बी स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2, एक रो है 2 कॉलम है, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। इसको हम सी के साथ जब चेक करेंगे तो सी का वैसे ही ऑर्डर 1/1 है, ये तो बाहर चला जाएगा। अब डी के साथ चेक करते हैं, तो डी का हमारे पास ऑर्डर है 1/2, तो पहली कंडीशन बी और डी की फुलफिल हो गई है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मुतनाजरा अरकान इक्वल हैं या नहीं। इसका पहला रुकन है 3 और इसका पहला रुकन है 5, तो इनके मुतनाजरा अरकान कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है बी डी के इक्वल नहीं है। तो जो नहीं है उनको हमने नहीं लिखना। अब हम B को E के साथ चेक करते हैं, दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट है, इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/2। अब F का चेक करते हैं, F हमारे पास है 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये था 1/2 का, तो ऑर्डर सेम नहीं है। ये G ये भी 2/1 का है, ये H ये भी 2/2 का है। I इसको अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर है 1/2 जो B के ऑर्डर के इक्वल है, तो पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसका पहला उसके पहले के इक्वल है, इसका दूसरा 5 है और इसका दूसरा भी 3 + 2 5 ही होगा, तो इसका मतलब है इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो B और I ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, B इक्वल है I के। अब हमने B को चेक करना है J के साथ, तो दोनों का ऑर्डर ही नहीं सेम, तो ये भी इस दौर से बाहर। लें जी स्टूडेंट्स, B को भी हम अब साइड पे रख देते हैं। अब आपने देखना है C को, तो C का ऑर्डर हमारे पास है 1/1 और 1/1 का इन सब में हमारे पास एक ही मैट्रिक्स था A, वो इसके साथ इक्वल हो चुका है, तो वो हम A = C लिख लें या C = A लिख लें, वो दोनों इक्वल हैं, तो इसको दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब D की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स D हमारे पास 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको अगर आप देखें तो इसके ऑर्डर का हमारे पास E भी नहीं है, F भी नहीं है, G भी नहीं है, H भी नहीं है, I है, तो D और I दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम इन दोनों के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स देखते हैं, इसका पहला 5 है, इसका पहला 3 है, तो इसका मतलब है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ये D I मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। अब हम J के साथ चेक करते हैं, J का ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो इसका मतलब है D भी इस दौड़ से बाहर। अब E को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, E का हमारे पास ऑर्डर है 2/2, 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम है, तो 2/2 इसका हमारे पास ऑर्डर है। तो अब पिछले तो वैसे ही इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। F के साथ देखेंगे, F है 2/1 का, ये खत्म। G ये भी 2/1 का है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। H 2/2 का है, तो E का F के साथ अगर देखें तो ऑर्डर सेम हो गया है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब दूसरी कंडीशन है इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इसका पहला 4 है, इसका पहला भी 4 है, इसका दूसरा 0 है, इसका दूसरा 0 है, इसका 6, इसका 6, इसका ये 2, ये 2, इसका मतलब है E इक्वल है H के, E इक्वल है H के, ये भी हमने चेक कर लिया। तो अब स्टूडेंट्स E को I के साथ देखें तो ऑर्डर ही डिफरेंट है, तो दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। अब E को हम J के साथ चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर इसका 2/2 है, J का ऑर्डर भी 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम, तो इसका मतलब है ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, तो इसका 4 है, तो इसका भी 2 + 2 क्या होता है 4, तो पहला सेम। ये 0 है तो 2 - 2 0, ये 6 है तो 2 + 4 ये भी 6, ये 2 है तो ये 2 + 0 2, तो इसका मतलब है E और J के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों कंडीशंस इनकी फुलफिल हो गई हैं, तो ये E और J इक्वल मैट्रिसेस हैं। लें जी, E भी इस दौड़ से बाहर। अब F को चेक करते हैं, F का ऑर्डर है 2/1, तो 2/1 का हमारे पास, तो अब हमने पिछलू को इग्नोर करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है G के साथ देखते हैं, G का ऑर्डर भी 2/1 नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप देखें तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब दूसरी है कि 2 इसका पहला है,
इसका पहला 3 - 1 वो भी 2 ही होता है, इसका दूसरा 6, इसका दूसरा 3 + 3 वो भी 6 है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। तो ये f जो है वो इक्वल है g के। लें जी, अब f को हम h के साथ जब कंपेयर करेंगे तो दोनों के आर्डर डिफरेंट हैं, तो ये इस दौर से बाहर। i के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों के आर्डर डिफरेंट है, ये भी इस दौर से बाहर। j के साथ करेंगे, वो भी इस दौर से बाहर। तो अब स्टूडेंट्स f भी हमारा खत्म। अब g के साथ देखते हैं, तो g पहले ही f के इक्वल आ गया है, अब दोबारा इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, ये भी इस दौर से बाहर। h को देखते हैं, h हमारा पहले ही e के इक्वल हो चुका था, इसको h = e लिख लें या e = h लिखें, वो एक ही चीज है, तो ये दोबारा कंसीडर नहीं होगा। अब i को देखते हैं स्टूडेंट्स, i भी हमारा जो है b के इक्वल हो चुका है, तो इसका मतलब है वो एक दफा लिखा गया है। अब b = i लिख लें या i = b लिख लें, एक ही चीज है, ये भी हो चुका है। अब j भी पहले हो चुका है e के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इजी सा क्वेश्चन है। आपने जस्ट आर्डर वाले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है, दोनों कंडीशंस को चेक करना है। पहली कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो फिर दूसरी कंडीशन की तरफ जाएं, अगर पहली फेल हो जाए तो दूसरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स तो चलते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। a b c d की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, कीमतें मालूम करनी है। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, दरमियान में उसने इक्वल लिखा है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस भी की है और उसके क्वेश्चन भी हमने किए हैं कि हमारे पास जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इनके दरमियान इक्वल लिखा है तो इसका मतलब है ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो अगर ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास a + c इक्वल होगा 0 के, और फिर a + 2b हमारे पास इक्वल होगा -7 के, और फिर c - 1 इक्वल होगा 3 के, और फिर 4d - 6 इक्वल होगा 2d के। ये हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज करते हुए इस तरह लिख लिया है। तो अब वैल्यूज फाइंड करना हमारे लिए कुछ भी नहीं। इधर देखें a + c है, दोनों हमारे पास अननोन है, इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं। इसमें भी दो ही अननोन है, इसको भी इग्नोर करते हैं। इधर देखें ये c - 1 = 3 है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं c = 3, ये -1 उस साइड पे जाके +1, तो c = 4 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है। अब ये c की जो वैल्यू आई है इसके अंदर आप पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा a + 4 = 0, और इधर से a की वैल्यू आ जाएगी ये +4 उस साइड पे जाके -4, तो दूसरी वैल्यू a की भी हमारे पास आ गई है। अब a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, a आया -4, तो -4 + 2b = -7। तो स्टूडेंट्स 2b इधर ही रहने दें, ये -7 है इस साइड पे, ये +4 दूसरी साइड पे हो जाएगा। -7 + 4 हमारे पास आ जाएगा -3, इस साइड पे 2b है, तो स्टूडेंट्स b = हमारे पास आ जाएगा -3/2। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू b आ गई है। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास है 4d, और ये 2d इस साइड पे आगे -2d हो जाएगा, = ये -6 उस साइड पे चला जाएगा, +6 हो जाएगा। 4d - 2d हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2d = 6, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2, और ये d की वैल्यू आ जाएगी 3। यही स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था। चारों वैल्यूज a b c d हमने फाइंड कर ली हैं, तो यही क्वेश्चन नंबर 3 था। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास की, हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। इसके अलावा आप 9th क्लास की कोई भी एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उस चैप्टर वाली प्लेलिस्ट को सर्च करें, और उस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वो एक्सरसाइज मिल जाएगी, उस एक्सरसाइज को आप समझ सकते हैं। लास्ट पे मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।